हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। बैठिए। बैठे सभी। बैठे सभी। हेलो हेलो। तो अपना डिस्कशन क्या था? एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 निकाल लीजिए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। कोई क्वेश्चन पूछना है? मतलब समझे? जेड निकाल लो पहले। हाँ। तो मुझे करंट किस में निकालना ना, इस पे टोटल करंट। हाँ, तो उनका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पहले। जेड की टर्म्स में लिख लो ना। करके दिखाता हूँ। अभी हो जाएगा। पहला सवाल। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया। अरे, थोड़ा शांति बनाओ भाई। घर पे पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, यहीं आके क्या पूछ रहे हो? बोल भी तो रखा है, बाहर भागे पूछ लो ना। बढ़िया जगह, आराम से। अलग अलग जगह, थोड़ा सीट पे बैठ जाओ, दूर दूर। दो दो ऐसे ग्रुप में जाओ। है ना? सही रहेगा। जो लोग करके आए हैं, उनको तो पूछने दो। ताकि वो तो, हमने तो किया नहीं, कोई बात नहीं। है ना? जिन्होंने किया वो पूछ लेने दे। तो अभी इसमें क्या है कि इसका आपने एक्सी निकाला हुआ कितना आता है? 100। और इसका एक्सएल 50 आ गया। ठीक है। तो अपना Z1 की वैल्यू हो गई 100 - 100 J। Z2 की वैल्यू हो गई 50 + 50 J। तो Z इक्विवेलेंट Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 50 + 50 J, 100 - 100 J डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 150 - 50 J। तो ये यहाँ से 50 कट रहा है और यहाँ से 100 कट रहा है। तो ये 100 कॉमन ले लिया। 1 + J, 1 - J, और नीचे आ गया 3 - J, 3 + J, 3 + J। तो नीचे कितना हो गया? 10 आ गया, तो ऊपर ये 10 रह गया। और इन दोनों का गुणा हो गया 2। 3 + J, ये आ गया अपना Z इक्वलेंट। तो Z इक्वलेंट आ गया 60 + 20 J। है ना? अब मुझे चाहिए आई, ये वाला आई। तो ये कितना है अपने पास? 20।
60 + 20 J, 20 काट देते हैं, 1/3 + J, 3 - J, तो ये कितना है? 1/10, 3 - 3J। अब इसका डायग्राम बना देते हैं, करंट। तो ये जो वोल्टेज को अपन ने रियल लिया था, तो करंट इसके नीचे आ गया 0.3 इस तरफ, और 0.1 इस तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है? IRMS। 0.3 और 0.1 का स्क्वायर करके करेंगे तो क्या आएगा? 0.3, 0.09 + 0.01, तो 0.1 का रूट, तो 1/√10, ऐसा। तो 1/√10 कितना होता है? √10/10, 3.162 डिवाइडेड बाई 10, 0.3162। तो ऐसा कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली 0.3। ठीक है, तो कहा गया है, क्या कमी है इसमें? कितना सीधा साधा है वो, है ना? क्या करें? IRMS का वैल्यू आया, ये आया। अब सही कहना चाहो, अगर अलग अलग निकालें तो इसमें इसका आ जाएगा I1 और इसका I2। अगर मुझे I1 RMS चाहिए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 है ना, 20/100 - 100 J। तो ये 1/5, 1 - J, 1 + J, 1 + J। तो यहां से अपने पास में सॉल्व करने से नीचे कितना है? 2 आ गया, तो 10 आ गया। तो I1 RMS जो है वोल्टेज के साथ, तो ये वोल्टेज हो गया। I1 RMS आ गया अपने पास 0.1, 0.1, 0.1 इधर, ये तो VRMS है। 0.1, 0.1, तो ये 0.1 √2, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली I2 RMS निकालोगे, 20/50 + 50J, तो 2/5, 1 - J अपॉन 1 + J, 1 - J, 2 हो गया। 1/5, 1 - J, 0.2, है ना? 0.2 आ गया, ये आया माइनस वाली साइड में, तो ये I2 RMS 0.2, 0.2 इधर हो गया। अभी I1 RMS और ये I2 RMS, अब हमें तो IRMS चाहिए। डायरेक्ट जोड़ा नहीं करते क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए स्क्वायर करके जोड़ देते, है ना? परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके जोड़, क्योंकि एक साइन थीटा होगा तो दूसरा कॉस थीटा होगा, जिसमें 90 डिग्री का अंतर होता है वो ऐसे होता है। ऐसे आप निकालो, हर एक का निकलेगा, कितना बढ़िया है कॉम्प्लेक्स नोटेशन। सभी कुछ सॉल्व हो रहा है, सीरीज वाला भी हो रहा है, सब एंगल वेंगल सब दे रहा है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 3 में आप पूछना चाह रहे थे कुछ, पार्ट 1 में कुछ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ही क्वेश्चन, हाँ इसमें ये हो रहा है कि थोड़ा गलत हो रहा है ना,
डबल होना चाहिए ना। ऐसे गलत बात है। लेना तो डबल चाहिए था। पर ये एग्जाम वाले लोग हैं, क्या करें। असली आंसर चेक कर लेना, और कुछ करेक्शन हो गया हो तो, है ना, बाद में भी हो जाता है। हाँ। हाँ, वो लेना ही चाहिए, ट्रांसमिशन में तो ओवरऑल पूरा ही साथ आना चाहिए। आना तो दोनों ही चाहिए, नियमानुसार दोनों आना चाहिए। आप कुछ भी तुक्काबाजी कर रहे हैं। आगे बढ़े हम पार्ट टू के अंदर। 24। तो अब इसमें पूछा है कि द करंट थ्रू द रजिस्टर 55 ओम, ये निकालना है। और एल और सी का वैल्यू नहीं दे रखा है। रेजोनेंस की कंडीशन दे रखी है ना। अच्छा, आप देखो, इस वाले सवाल की बात यह है कि इस सवाल में रेजोनेंस तो दिया है, और हमने जो रेजोनेंस पढ़ा वो तो सीरीज वाला पढ़ा है। ये तो नया सवाल हो गया। तो रेजोनेंस की कंडीशन में करंट का पीक चाहिए। जिस वैल्यू के लिए करंट का पीक आएगा, उस उस पर रेजोनेंस होगा। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, जेड का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और फिर आई का एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर उसको मैक्सिमाइज कर देंगे। जिसके लिए आ रहा होगा वो कर देंगे। तो अब देखो इसका एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है। तो ये तो हो गया अपने पास। इसका इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो इसको आर मान लेते हैं, इसको एक्सएल और इसको एक्सी। तो पहले तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आ गया एक्सएल जे और माइनस एक्सी जे अपॉन एक्सएल जे माइनस एक्सी जे। ये एक्सएल इंटू एक्सी हो गया, और एक्सएल माइनस एक्सी हो गया। जे कॉमन आ गया, ऊपर नीचे जे से गुणा कर देते हैं। मतलब जे से गुणा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्सएल इंटू एक्सी माइनस अपॉन एक्सी माइनस एक्सएल। जी। एक्सएल इंटू एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल। ये आ गया। अब इसमें आर जुड़ जाएगा।
तो टोटल सेट हो गया आर प्लस एक्सएल इंटू एक्सी माइनस एक्सएल इंटू जे। अगर मुझे करंट मैक्सिमाइज करना है तो जेड को मिनिमाइज करना पड़ेगा, जेड ही मिनिमाइज कर लेते हैं। तो जेड का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्सएल इंटू एक्सी अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 1/1/एक्सी, ये उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो उल्टा पुल्टा से, स्क्वायर है ना इसलिए। तो 1/एक्सएल माइनस 1/एक्सी का होल स्क्वायर। ये आ गया ना। तो जेड कम चाहते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे, है ना। इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? तो 1/ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब ओमेगा जीरो होगा। ओमेगा जीरो होगा तब ज्यादा होगा। जब ओमेगा जीरो होगा तो ये वाला क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर फिर ये टोटल जीरो, ये जीरो आ जाएगा। तो ये ओमेगा जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। तो जेड जो है सबसे छोटा आ जाएगा, तो आई सबसे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल। कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो अच्छे से। तो मेरे मन में कोई दिक्कत आ रहा है पूछो। ये मैंने ऐसे सॉल्व किया कि इसका जेड निकाल लिया, फिर जो जेड है उसको मैंने क्या करना था, मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज करने के लिए ये जीरो करना था, तो ये डिनोमिनेटर में ये वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो ये वाली क्वांटिटी में 1/एक्स ही है, तो ये इनफाइनाइट कब होगा? जब ओमेगा जीरो होगा। तो जब ओमेगा जीरो होगा तो 1/एक्स ही इनफाइनाइट होगा, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, तो 1/इनफाइनाइट जीरो हो गया, तो जेड का वैल्यू आर आ गया कम से कम ओमेगा जीरो पर। ठीक है, अगर वो वाला रूल लगा दोगे कि इन दोनों को बराबर कर देते हैं, है ना, एक्सएल बराबर एक्स ही कर देंगे, बराबर कर देंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो 1/जीरो से तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर जेड इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस की कंडीशन में मैक्सिमम करंट आना चाहिए, जेड मिनिमम आना चाहिए। हाँ, वो इन्होंने एल एल और सी नहीं दिया, इसका तो एल और सी की वैल्यू कुछ ऐसी होगी कि इसकी वैल्यू जीरो आ जाए। अब अच्छा, इसमें एक चक्कर ये कहना चाह रहे हैं कि ओमेगा तो इन्होंने फिक्स कर दिया है ना, इस क्वेश्चन में ओमेगा वेरिएबल नहीं दिया हुआ। अब इन्होंने ये सर्किट जो दिया है फिर इसमें इन्होंने कंडीशन लगाई कि एट रेजोनेंस क्या होगा।
तो रेजोनेंस की कंडीशन अगर होगी तो क्या होगा? लैंग्वेज से ऐसा मीनिंग बन रहा है, जब सर्किट में रेजोनेंस होगी तब क्या होगा? अभी की तो 50 है, ये जो सर्किट जो देगा उसकी तो 50 है। जब इसमें रेजोनेंस की परिस्थिति लाएंगे तो तब वो ओमेगा 50 नहीं होगा, तब वो डिफरेंट होगा, उसके हिसाब से जवाब। हाँ, हम इस क्वेश्चन में जैसे फ्रीक्वेंसी पहले दे रखा है, पर इन्होंने जो आगे पूछ रखा है वो पूछा है कि रेजोनेंस की परिस्थिति में क्या होता है। हाँ, हाँ, यूं कर लो भले, इस क्वांटिटी को जीरो कर देना, डिनोमिनेटर में अपन को एल जीरो कर लो, ये कर लो भले, अगर ओमेगा फिक्स करते हो तो। अगर एल चेंजेस कर लो तो एल जीरो कर लो, अगर ओमेगा फिक्स करके एल और सी चेंज कर लो। कुल मिला के आप रेजोनेंस की कंडीशन में इस क्वांटिटी को, नीचे वाले को जीरो लाना पड़ेगा। अपन को तो करंट ही पूछा है, तो कुछ भी चेंज कर लो आप, लास्ट में आर लाना, जेड बराबर। ठीक है, तो उससे आंसर वही आ जाएगा जो अपन ला रहे थे। ज्यादा से ज्यादा है, करंट मैक्सिमम आया, तो रेजोनेंस की कंडीशन में ज्यादा करंट आना चाहिए। आंसर क्या दिया? जीरो दिया। तो जेड सॉल्व करने में तो कोई गलती नहीं है, देख लो अच्छे से। अगर अपन करंट को मैक्सिमाइज करना चाहते तो जेड को मिनिमाइज करना होगा, और जेड मिनिमम कैसे होगा? आर तो फिक्स है, यही वाली क्वांटिटी है जिसको जीरो होना पड़ेगा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो हमारा वो जो पुराना वाला एक्सएल एक्सी होता, तो इसमें क्या होता है, मतलब सवाल सही नहीं है। ये इन्होंने कुछ सोच के बनाए कि जो सीरीज में रेजोनेंस होता, अगर वो वाला चीज यहाँ होता तो इसमें क्या होता है। तो ये तो फिर हम क्या करें सर? तो फिर वो तो एक्सएल बराबर एक्सी चाह रहे हैं ना। हाँ, वो समझ रहा हूँ मैं, पर लैंग्वेज ऐसी नहीं है, वो अच्छे से लिखा हुआ नहीं वैसा। तो ये मेंस वाले लोग ऐसा कर देते हैं, है ना, इसका हम कुछ कर क्या पाएंगे। तुम 10वां सवाल पूछ रहे हो, 10 है ना। तो एलसीआर सर्किट में हमसे कहा गया कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो 100 आया। ठीक है, अगर इंडक्टेंस को इंक्रीज किया दुगना, अब रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया 2 फोल्ड। अब चक्कर ये पड़ने वाला है कि इंडक्टेंस को चेंज किया तो कैपेसिटेंस का क्या किया, उसको भी चेंज किया कि नहीं किया, उसके बारे में लिखा नहीं। अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से जाए, अगर ओमेगा वही रखना है तो 1/√LC बैठता है। तो अगर आपने इंडक्टेंस को दुगना किया तो उसको आधा किया होगा, कैपेसिटेंस को। तो अपने पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, क्वालिटी फैक्टर के अंदर अपन एक्सएल या एक्सी, एक्सएल बाय आर या एक्सी बाय आर
अगर अपन इसको लिखेंगे तो एक्सएल एक्सी की टर्म में लिख लेते हैं 1/r, और इसका वैल्यू आता है ओमेगा एल, और ओमेगा आता है 1/√LC इंटू एल। तो 1/r√L/c, है ना, 1/r√L/c। ठीक है। अब इसमें सी को चेंज करने में पड़ रहा होगा, इससे आंसर आ रहा होगा ना। और बताइए, हो गए सारे? 42, 37, क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा अच्छा, अभी बताते हैं, पहले 37 इसका डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंडविड्थ इज, तो बैंडविड्थ जो है अपन ने क्लास में जो निकाला था F2 - F1 हाफ वेव फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, उसका जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ हो गई। दो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना हाफ पावर वाली, जब करंट 1/√2 टाइम्स हो जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग दो अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, जिससे फॉर्मूला निकाला था ना F2 - F1, वो जो डिफरेंस है वो बैंडविड्थ था। ठीक है। और 42, है ना, 42 को पूछा था क्या? नहीं पूछा था, तुम पूछ रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर 42। एक सीरीज एलसीआर सर्किट जिसका वोल्टेज इतना, फ्रीक्वेंसी इतना, रेजिस्टेंस इतना, और इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दिस, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नीडेड टू मैक्सिमाइज द एवरेज रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड विल बी। ठीक है। तो हमारे पास, अगर ये चाहते हैं कि एवरेज रेट एनर्जी जो सप्लाई हो रही है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो रेजोनेंस की कंडीशन हो जाएगी, जेड को मिनिमाइज कर दो, है ना, एक्सएल बराबर एक सी कर दो। ठीक है। थोड़ा दूसरी भाषा में पूछ लिया, पूछा वही है। ठीक है। और कुछ? बस। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये शीट और निपटा दी, या किसी का समय नहीं पड़ गया, है ना। कैसे 1 2 का 4 करते हैं, ये तो बार बार बोलता रहता हूं मैं। एक दिन का काम है, हाथों हाथ करके आते संडे को, आज डिस्कशन होता, सब कुछ अच्छे से हो जाता। अब जिन्होंने इसके हाथ नहीं लगाए, अब वो घर जाके कब तो उनको टाइम ढूंढेंगे, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो गया ना, ऐसे समय रुकता नहीं है, नया काम आ जाता है। कल का खाना आज थोड़ी खा पाएंगे, आज का तो आज ही का खाना खाएंगे, कल का पकवान बगल में रखा हो तो नहीं खा पाएंगे हम, पुराना हो गया, वो मन भी नहीं करेगा। तो पुरानी सीटें ऐसी हो जाती है, फिर दोबारा से चैप्टर को पढ़ो, कहीं और क्लास अटेंड करो, जहां तहां से समय 1 का 2 हो गया। अच्छा, 1 का 2 तो उन्हीं का हो रहा है जो घर जाकर के यहाँ ढंग से पढ़ते नहीं, और बस ऐसे टाइम बिता देते हैं, फिर घर जाके दोबारा पढ़ना पड़ता, तो 1.5 घंटे का 1.5 घंटा तो डबल वैसे हो जाता है। फिर होमवर्क भी नहीं करते हैं, तो 2 का 4 हो जाता है, 1 2 का 4, है ना। तो जो काम पल में हो रहा है उसको
मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है, ये लोग अपने दोस्तों से देख सकते हो, आसपास से दोस्त मिल जाएंगे जिनसे ये ज्ञान ग्रहण कर सकते हो कि कैसे 4 गुना समय किया जाता है और कैसे 4 2 का 1 किया जाता है ना। 4 2 का 1 करने में फायदा है। रोज का काम रोज, रोज क्लास में आना, रोज घर पे होमवर्क करना, भले एक भी सवाल नहीं बनना, फिर भी क्लास में आते रहना। तो उससे इतना होता है कि बेसिक फार्मूला आ जाता है, उसको क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला पता हो जाएगा। एग्जाम में लिखा है क्वालिटी फैक्टर क्या है, टिक मारो, फार्मूला लिखा हुआ टिक लगा देगा फट से। बहुत ज्यादा नहीं जाना हो, पर जो रोज आता है, रोज का काम रोज करता है, उसको आसान तो आ ही जाता है। और ये पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना भी दूभर हो रहा है 15,000 बच्चों के लिए। 17,000 करीब सीटें हैं, तो उनमें से आईआईटी में सेलेक्ट होने वाले में फिजिक्स में ही 30 नंबर नहीं ला रहा है कोई बच्चा। इतने लाख बच्चे दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो आसान काम है। आसान नहीं होता, जब समय बीत जाता है तो वही सारा मुश्किल हो जाता है, वही चैप्टर मुश्किल, मतलब सब में माइनस मिलने लग जाता है, ढंग से जो कुछ जानता नहीं। जो रोज आएगा उसका कुछ तो ऐसा होगा जो पक्का हो जाएगा, जो एग्जाम में रोज का पक्का होगा वो उसको नंबर देगा। और एग्जाम में आप हमेशा याद रखना कि जो पक्का है ना वही कर सकते हैं। इतना टाइम ही नहीं होता है कि सोच पाए ज्यादा, सोचने का वक्त नहीं होता है, बस करने का ही होता है। जो आता है बस वही हो पाता है, और जिसमें फालतू हाथ लगाते हैं उसमें माइनस आता है, ये फिक्स है। और जिस सवाल के अंदर जिद करते हैं वो दूसरे सवाल का समय खा जाता है कि इस सवाल को करके रहूंगा, ठीक है कर लो, केमिस्ट्री के 10 छोड़ दो जो कि फटाफट होने वाले थे। और कुछ लोग तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस नहीं रखते हैं, कुछ लोग 11वीं 12वीं का बैलेंस नहीं रखते हैं। ये बैलेंसिंग की बात तो मैंने शुरू से बताई। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अब 11वीं से परहेज हो जाएगा, क्या अब मैं 11वीं के हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा 11वीं डराएगी भी कि 11वीं का ये चैप्टर नहीं आता है, ये नहीं आता है। ऐसे चैप्टर काउंट करोगे तो 10 काउंट हो जाएंगे, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा है। डर भी लगता रहेगा, हाथ लगाने जाओगे कि बोर्ड आ रहा है, क्या 11वीं पढ़ रहा है, साइड में रख, फिर बोर्ड की पढ़ू, फिर मतलब मेंस भी आ रहा है, मेंस की पढ़ू। ऐसे ये हर साल का चक्कर है, 12वीं वालों के साथ होता है। जो इस चक्रव्यूह को तोड़ता है वही जीतता है, कम ही लोग होते हैं, है ना। खैर समय समय में बात कर रहे हैं हम। ये 35-36 ओवर का मैच का पीरियड चल रहा है, 2-2 रन लेते रहे, साइड में जितने रन मिले ये कर लिया, ये कर लिया, क्या कर लिया, लगे रहो, फायदा तभी होगा। और समय भगा दोगे तो भाग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और था क्या, कोई डीपीपी वगैरह नहीं था, इतना ही काफी था, ठीक है। तो अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने ये जान लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। उसके बाद में किसी वैज्ञानिक ने ये एक्सपेरिमेंट वगैरह किए और ये डेटा तैयार किए। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स क्या हमने लिखना शुरू किया था क्या, कि लिख लिए होंगे सारे, एक ही लिखा था, बता दिए थे मैंने। हाँ हाँ, मतलब आप चाहे तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे बोलता जाऊंगा बस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फैक्ट क्या क्या है। तो सबसे पहला फैक्ट, बार बार परीक्षण करने से उन्होंने पाया कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तत्काल प्रभाव से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। हर तरह के प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देर नहीं लगती, ये पहली सूचना है जो उनको मिली, हर तरह के प्रैक्टिकल में ऐसा हो रहा था। दूसरा पॉइंट ये था कि
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर ले जाएंगे तो नहीं होता है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट ऑकर फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी एक विचित्र बात थी, मतलब उस जमाने में ये लोगों को ये दोनों बातें ही पचती नहीं थी, उनमें से दूसरी वाली बात ज्यादा परेशान कर रही थी। ज्यादा परेशान ऐसे कर रही थी कि जैसे मान लो कि लोगों ने ऐसा सोच लिया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन। सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको देनी है, तो अगर हम उसको दे रहे हैं तो ले क्यों नहीं रहे, बाहर आ क्यों नहीं रहे। तो जैसे हम टिकट खरीदने जाएं और टिकट का उसने बताया कि भाई टोटल आपका टिकट जो है 2,500 रुपये का हो रहा है, एसी का टिकट कराए, इतनी लंबी यात्रा है तो 2,500 रुपये लगेगा। तो उसने 2,500 के सिक्के निकाले, ये साहब ये लो, भारत सरकार की तरफ से मान्य है, ये बोरी में लाया। वो कह जाओ यहां से, नहीं लूंगा, मना नहीं कर सकता है, ठीक है, नियमानुसार उसको लेना पड़ेगा और वो 2,500 काउंट करेगा, 1 2 3 4। तो कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन में ये तो हो गया कि रेलवे स्टेशन पे गए तो उसको लेना पड़ रहा है, पर किसी दुकान वाले के पास गए, उसने कहा मैं नहीं ले रहा, ले जा कहीं सिक्के में, मैं कहा उठाता फिरूंगा इसको बैंक में, मना कर देता वो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ मना कर रहा है, 2,500 की एनर्जी उसको देते हैं, वो कह रहा है कि मुझको है ना ज्यादा एनर्जी वाले, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले दो, कम फ्रीक्वेंसी वाला नहीं लूंगा। और ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, जो हम लिखना चाहें शब्दों में लिख सकते हैं, फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, for frequency less than threshold frequency, photoelectric effect doesn't occur. For frequency less than threshold frequency, photoelectric effect doesn't occur even when high intensity light is used. High intensity light is used. ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट, आपकी क्लास में क्या 5:30 बज रही थी फिक्स, तो इवन व्हेन हाई इंटेंसिटी लाइट इज यूज्ड, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हम तो विबग्योर की बात करते हैं, तो इसके अंदर ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम मिनिमम। तो अब इसमें यहां पर ऐसा आ रहा है कि अगर मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रीन कलर के बराबर है, ऐसा मान लेते हैं, तो अगर हमने लाइट ग्रीन कलर से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली इस्तेमाल की, जैसे ग्रीन वाली है ना, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये इनमें से कोई सी कलर की लाइट डालेंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, परंतु इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालते हैं तो बाहर नहीं आता है। सेम इसका एक रिवर्स स्टेटमेंट भी है कि फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, इक्वल टू भी आएगा, फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स इवन व्हेन very dim light is used, very low intensity light is used। अगर फ्रीक्वेंसी प्रॉपर है
तो बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स फॉर फ्रीक्वेंसी greater than or equal to threshold frequency even when very low intensity light is used। बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट अगर हमने इस्तेमाल किया तो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मतलब मान लीजिए कि ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर गलियों में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, और हमने इस पे लाल रंग के फोटोन की बारिश कर दी। लाखों लाल कलर के फोटोन डाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अंदर चादर तान के सो रहा है, नहीं आऊंगा, नहीं आना मुझे। लाल रंग की रोशनी कितने भी डाल दो, आता ही नहीं, कि हमारे सही नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं, हमको नहीं आना है। तो लाल कलर की रोशनी ऐसे दरवाजा भड़बड़ा के इलेक्ट्रॉन निकलो बाहर, निकलता नहीं हो। अच्छा, फिर अगर मान लो दूसरे कलर को भेजें, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर का एक इकलौता फोटोन आए, इकलौता फोटोन आके दरवाजे खड़े, इलेक्ट्रॉन बाहर आओ, झट से बाहर आ जाता है ना। ये क्या बात है, कैसा जिद्दी इलेक्ट्रॉन है ये, है ना। जैसे आजकल छोटे बच्चे की ये वाले छोटा गिफ्ट नहीं लूंगा, बड़ा ही लूंगा। पापा मोबाइल दिलाने जाए, कीपैड वाला ले लो बेटा, हाँ मैं नहीं लूंगा, बड़ा वाला मोबाइल दो, है ना। ऐसे एक उसको क्रॉस करना चाहिए वैल्यू को, तभी वो पसंद आता है। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रेड वाले कितने भी आ जाए मैं नहीं जाऊंगा, वॉयलेट वाला इकलौता भी बुलाएगा, बाहर आ जाता है। तो ये उस जमाने में फैक्ट तो पता ही था, पर किसी के समझ में नहीं आता ये ऐसा जिद क्यों करता है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा था। तो ये दो फैक्ट हो गए जो अपन को पता थे। और इसमें जो ग्राफ के थ्रू मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं, वो ये था कि अगर हम कुछ भी बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तो भी फोटो करंट रहता है। मतलब ये जो हमारी सर्किट है, इसमें आप कुछ बैटरी मत लगाओ, सिर्फ अमीटर लगाओ, और यहां पर इस पे लाइट गिरेगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सामने वाली प्लेट पर पहुंचेंगे, और इसमें करंट जो है आएगा ऐसे, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि लाइट इस पर गिरेगी और ऐसे घूमेगा, तो फोटो करंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है बिना किसी बैटरी के, वो ग्राफ में दिख रहा है। जब वोल्टेज जीरो है तो कुछ न कुछ फोटो करंट है ना। तो ऐसे ग्राफ से पता लग रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन खुद थोड़े दौड़ते भागते हैं, तभी वो पहुंच पाते हैं। वरना जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, फिर वो उसको अट्रैक्ट करेगी, तो दूर कैसे जाएंगे फिर वो। तो उनके पास स्पीड होती होगी जिससे वो निकल जाते होंगे। इससे ये प्रूव होता है कि देयर मस्ट बी सम काइनेटिक एनर्जी इन द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये वाली बात आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं शब्दों में, कि ये लिख ही लिया होगा शायद, देयर एग्जिस्ट फोटो करंट
even when there is no external voltage applied, there exists photocurrent. Even when there is no external voltage source is applied, बिना किसी बैटरी के बहता है करंट सिर्फ रोशनी से। अगर हम चंद्रयान से वहां पर एक सर्किट जला के आ जाए, भाई दिवाली आ रही तो वहां पर कुछ जगमग करके आए, फिर यहां से लेजर लाइट डालेंगे, लेजर लाइट उस मेटल प्लेट पे गिरेगी, सर्किट ऑन हो जाएगा, फिर जगमग 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 कि चांद जगमगाने लग गया। अमावस्या के दिन में भी दिख रहा है ना, बोले भारत वालों ने जगमगाया। अच्छा, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई इन लोगों के पास। ऐसा होने नहीं जा रहा है अभी, पर अगर होगा तो ऐसे होगा ना दूर से। इसके अंदर आपको सिर्फ लाइट डालना है, बल्ब लगा के आना है, और यहां से लाइट डालेंगे, बल्ब वहां जलेगा। सर्किट में बैटरी बैटरी नहीं है, ये बात यहां काम आ रही है। बिना किसी बैटरी के करंट बहता है। इससे ये पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट देयर मस्ट बी सम काइनेटिक एनर्जी इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। इससे ये साबित होता है कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके दम से वो दूसरी प्लेट तक पहुंच पाते हैं और ये फोटो करंट बन जाता है। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो ग्राफ से देखे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर हमने इसके आगे ग्राफ को देखा तो उसमें ये पता चला कि अगर अपन फोटो करंट के सपोर्ट में वोल्टेज लगाएंगे, सपोर्ट में वोल्टेज कैसे लगाते हैं, फोटो करंट के सपोर्ट में वोल्टेज, सपोर्ट में वोल्टेज लगाने का मतलब होता है कि बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया तो ये कैपेसिटर बन गया, तो ये प्लस चार्ज हो गया, यहां माइनस हो गया, तो ये प्लस वाले माइनस वालों को बुलाते हैं, इधर आ जाओ। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं हो गया, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर फोर्स लगने लग जाएगा इस तरफ। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा लगता है। तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो भटक रहे थे इधर उधर, निकले तो घर से थे पर अटेंडेंस वाली जगह नहीं पहुंचे, इधर उधर भटके, या अटेंडेंस लगा के भी चले जाते लोग, है ना। तो यहां पर अटेंडेंस वाली जगह जो है इसमें ये नहीं पहुंच रहे थे, फिर इन्होंने बुलाया कि अटेंडेंस देने आओगे तो टॉफी मिलेगी। अच्छा, चलते टॉफी ले आते हैं, अटेंडेंस भी हो जाएगी। तो ये प्लस वाली टॉफी जो है भटकने वालों को बुला लेती है, जिससे कि आपने ये ग्राफ देखा, जो ग्राफ पहले यहां तक था ये बढ़ने लग जाता है, बढ़ रहा है ना, ग्राफ चढ़ रहा है। अब जब टॉफी लेने गए तो छोटी सी टॉफी पकड़ा दिया, अरे इतने के लिए मैं इतना चक्कर मारा, छोटी सी तो टॉफी दिया है, दो चार दोस्त नहीं आएंगे, इतनी छोटी सी टॉफी दे रहे मैं नहीं जाऊंगा। फिर टॉफी बढ़ा दी जाए, बड़ी वाली 5 स्टार दे रहे, ये वाले, अच्छा ये वाली टॉफी दे रहे हैं, ठीक है मैं भी चलता हूं। तो ऐसे करके वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, सामने वाला प्लस का चार्ज बढ़ाते जाएंगे, प्लस चार्ज बढ़ाएंगे तो ज्यादा 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 पहुंचते जाएंगे। ठीक है, ये भी हमें पता लगता है। तो सब इससे अपन ये कह सकते हैं कि व्हेन सपोर्टिंग वोल्टेज इंक्रीजेस फोटो करंट इंक्रीजेस। जब सपोर्टिंग वोल्टेज इंक्रीज करती है तो फोटो करंट इंक्रीज करता है।
क्यों इंक्रीज करता है? जो भटक जाते हैं, जो आधे रास्ते से घर लौट जाते हैं, उन सबको पूरी मंजिल तक लाने के लिए सामने वाली कलेक्टर प्लेट, इस प्लेट का नाम एमीटर प्लेट, इसका नाम कलेक्टर प्लेट। यहां से निकलेगा, यहां कलेक्ट होगा, इसलिए कलेक्टर हो गया, एमीटर कलेक्टर। तो कलेक्टर प्लेट पर पहुंचने के लिए बीच रास्ते में न रुक जाए, कहीं इधर उधर न भटक जाए, वापस घर न चला जाए, इसलिए उसे लालच से बुलाया जाए। तो ये लालच बढ़ाओगे, ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लालच, बड़ी बड़ी टॉफियों का आने के बाद ये हुआ कि सारे बच्चे आने लग गए। अब कुछ भी लालच बढ़ाओगे ना, तो फिर करंट नहीं बढ़ेगा। जिनका अटेंडेंस में नाम है तो सब यार आ गए। अब टॉफी और कितनी बड़ी इनाम दो कि भाई टी शर्ट भी इनाम में मिलेगा, ऐसा कुछ भी देने लग जाए, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, संख्या तो पूरी हो गई। तो सेचुरेशन कब आया? जब सारे इजेक्टेड पहुंच गए, तो उसके बाद आप कुछ भी बढ़ा लें। तो एक बार जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद फिर वोल्टेज से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहां से पता लगता है कि सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। एक बार सेचुरेट हो गया ना, फिर आप कुछ भी वोल्टेज बढ़ाओ, अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। आफ्टर सेचुरेशन करंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, जो ग्राफ में दिख रहा है। सेचुरेशन क्या होता है वो मैंने पहले पढ़ा दिया, बता दिया, तो उसके लिए दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन की बात थी जो दूसरे ग्राफ में दिख रही है सेचुरेशन करंट के बारे में, कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी वही रखकर इंटेंसिटी डबल किया तो सेचुरेशन करंट डबल हो जाता है। इट इज ऑब्जर्व दैट saturation current doubles. It is observed that saturation current doubles. It is observed that saturation current doubles when intensity of light is doubled. When intensity of light is doubled, keeping same frequency. इंटेंसिटी को दोगुना किया, फ्रीक्वेंसी को बरकरार रखकर, वही बरकरार रखकर, पीली रोशनी पीली ही रखी गई, पर रोशनी की पावर डबल कर दी गई। 100 वाट की बल्ब की जगह 200 वाट का पीला लाइट का बल्ब लगाया गया, या फिर डिस्टेंस को 1/√2 टाइम्स किया गया, वही बल्ब पास में ले जाए तो भी इंटेंसिटी हो जाएगी डबल। तो किसी तरह से इंटेंसिटी को डबल करो, पावर डबल कर लो, डिस्टेंस 1/√2 टाइम्स कर लो, ऐसा करने से हो जाता है। तो ये ग्राफ के अंदर हमें पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में फॉरवर्ड डायरेक्शन का हिसाब तो हो गया। अब फिर ग्राफ नेगेटिव साइड में जाता है, ये वाला इधर का हिसाब समझा दिया, ये सब एक्सप्लेन हो गया भाई। अब इधर वाला नंबर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके लिए अपने पास स्टेटमेंट ये है कि अगर आपने, जो लोग आ रहे हैं उनको क्लास में चांटे मारने लग जाए कि होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, अगर थोड़ा भाई कम करता है तो भी डांट पिटाई करे, ये थोड़े 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 कम हो जाएंगे, अटेंडेंस में भी नहीं लगाएंगे, आएंगे नहीं, रास्ते से भाग जाएंगे। तो अभी इसमें अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाते तो क्या होता है देखो, इधर प्लस आ जाता है, इधर माइनस, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इधर, तो उस पर फोर्स लगेगा उल्टा,
ऐसा करने से एक तरह से घर में फैसिलिटी बढ़ रही है, प्लस आ गया ना घर में, तो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, थोड़ा सा दूर जाएगा तो वापस भाग आएगा, कि वहां तो माइनस माइनस लड़ाई झगड़ा होता है, माइनस का माइनस के साथ तो लड़ाई झगड़ा है, उस प्लेट पे पहले बहुत माइनस रहते हैं और जाके परेशान होगा वो, तो सोचता है कि वापस लौट जाता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाते हैं तो करंट घटता जाता है। तो ये बात हमारे समझ में आ रही है कि व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अपोजिट टू द फोटो करंट डिक्रीजेस, व्हेन वोल्टेज is applied opposite to photocurrent, voltage is applied opposite to photocurrent decreases, photocurrent घट जाता, photocurrent decreases। तो ये तो ग्राफ में पढ़ पढ़ के वो, अच्छा देखो कितना आसान काम है, उस ग्राफ को बोल बोल के मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, देख देख के एक ग्राफ ध्यान रखा, सारे पॉइंट है, बोला बच्चा सोचता है इतना सारा नोट्स लिखा दिया है ना, इतनी सारी जानकारी दे दिया, उसको पढ़ो खुद ही पता कर लो, समझदार तो एक ग्राफ से ही समझ जाता है सब कुछ। तो अभी इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में लिखना चाहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिफाइन कर ही दिया है ना, अलग से क्या लिखूं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेते हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट and is independent of intensity of light. It is observed that stopping potential is dependent on frequency of light, depends on frequency of light। क्या लिखा, ये लिखा था ना, is dependent on frequency of light and is independent of intensity of light। रोशनी कौन सी है इस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा, रोशनी कितनी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना, पीली रोशनी है कि नीली रोशनी है कि हरी रोशनी है, रोशनी बदलोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा, उसकी इंटेंसिटी बदलोगे तो नहीं बदलेगा। ग्राफ में दिख रहा था ये, हमने देखा था कि इंटेंसिटी डबल किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, जब हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया वो तो चेंज हो गया। और ये हमने ऑब्जर्व किया कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये भी अपन को दिख रहा है दूसरे वाले ग्राफ से या तीसरे वाले ग्राफ से कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजेस। अब भोला बच्चा सोचता है कि लाइट में क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इंटेंसिटी क्या है, सोचता था दोनों नाम बोलने में तो एक जैसे लगता है। इंटेंसिटी तो ये बताता है कि कितना जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आ रहा है, और वो कौन सा वेवलेंथ वाला आ रहा है, कौन सी लाइट आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी बता रही, लाइट कौन सी है ये फ्रीक्वेंसी से डिसाइड हो रहा है, और वो लाइट टोटल कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया लेके आ रही है, उससे हमें इंटेंसिटी मिलती है। इंटेंसिटी एक अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है। तो अपन ने बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो आपको ज्यादा वोल्टेज लगा के रोकना पड़ेगा, कम वोल्टेज से रुकेगा नहीं वो, जो कि अपने को ग्राफ में दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें हमने जान ली, है ना। अब बात ये थी कि इनको कोई समझाने वाला चाहिए था, कैसे समझाएं। तो हमने ये देखा था कि
1801 से चलते चलते 1885 और 90 तक पहुंच गए। तो उस समय तक क्या हुआ कि लाइट के बारे में वेव का दबदबा चालू हो गया था। सब जगह से कहा कि मिटाओ पार्टिकल, गलत बातें, ओल्ड ओल्ड बातें हैं, मिटाया जाए ना, नई बात है। अब मैक्सवेल ने इक्वेशन लिख दिया, हर्ट्ज ने प्रैक्टिकल कर दिया, और हर एक का नाम बता दिया उन्होंने, किसने क्या क्या कह दिया। फिर लाइट में लाइट मिला, अंधेरा हो गया। ये सब कैसे समझाओगे? तो फिर फाइनली वेव का दबदबा हो गया। तो फिर पार्टिकल वालों ने कहा कि ठीक है, फिर समझाओ इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाइए। तो अब अपन बताते हैं कि वेव थ्योरी पहले एग्जाम में फेल हो गई। वेव थ्योरी का जन्म हुआ, सारा फार्मूला वार्मूला सेट हो गया, घोषणा हो गई कि लाइट इज ए वेव। वेव है तो आप लगाओ, जरा वेव है तो कैसे लगेगी। तो इस बात को समझाया जाए कि कैसे हो रहा है। तो हमने ये पाया कि वेव थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रही। क्या समझाना चाह रहे थे, क्या हो गया? तो वेव थ्योरी क्या कहती है, पहले हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार कोई भी लाइट जो पैदा होती है, क्या हम जानते हैं कि कोई भी वेव जो पैदा होती है वो सोर्स के ऑसिलेशन से पैदा होती है। आवाज गले में वाइब्रेशन से पैदा होती है ना? ऐसे ही स्ट्रिंग वेव रस्सी के पार्टिकल को वाइब्रेट कराने से पैदा होती, ऐसे ही लाइट जो है वो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेट करने से पैदा होती। तो जब भी कोई चार्ज होगा वो ऑसिलेट करेगा। तो देखो, कोई भी चार्ज जो होता है, जैसे आप इसको प्लस का ही चार्ज मान ली, तो इस चार्ज का ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा मान लो कि चार्ज की चद्दर की तरह ही है, धागे की तरह मान लो ऐसे। तो चार्ज हिलेगा तो ये धागा ऐसे हिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये धागा हिलेगा तो इसमें जो किंग पड़ रहा है वो एनर्जी लेके जा रहा है। तो जो चार्ज जब यहां पर ऑसिलेट करता है ऐसे ऊपर नीचे, तो यहां से टी टाइम पर L/c डिस्टेंस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑसिलेशन आता है, वेरिएशन आता है, वो ईएम वेव है। तो चार्ज के ऑसिलेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है। उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, एक रफ आइडिया दे रहे हैं, ठीक है? ये जो लाइट पैदा होती है इसकी इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये तो पुरानी वाली इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। चाहो तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हो। तो लाइट पैदा होती है चार्ज के एक्सेलरेशन से, अपन ने उस समय पढ़ा था। एक्सेलरेशन, जब कोई ऑसिलेट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन होता ही है। तो जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तो रेडिएट करता है। तो चार्ज के ऑसिलेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करता है। चार्ज एसएचएम करेगा तो ये ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। और ये जो ई नॉट होता है वो बी नॉट इंटू सी होता है। ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिश्ता होता है। तो आप लोगों ने वेव चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा, एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी। याद है आप लोगों को? वेव चैप्टर, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, 11वीं क्लास का चैप्टर। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी। तो इंटेंसिटी बराबर एनर्जी डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। तो आप ये जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है
मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, हर एक ही जानता है कोई। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी, अच्छा गौर करने की बात है कि दोनों बराबर होती है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये दोनों बराबर आती है हमेशा। हमें वो, ये दोनों इक्वेशन ऐसी हैं और ये दोनों वैल्यू बराबर आएगी। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो एक तरह से हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें इसमें ई की, बी की, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको प्रूव हो जाएगा कि दोनों इक्वल आएगी। इंटू सी, लाइट की स्पीड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लाइट को कहते हैं कि लाइट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने से चाहती है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर करता है, और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड करता है, और लाइट, इन तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हाफ हाफ मिला के 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू सी, सी गुणा कर लिया, ई का स्क्वायर करेंगे तो हो रहा है। तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया सी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के। इस चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है, बोले लोग, डरना मत, क्योंकि थ्योरी फेल हो गई। बस उस फेल क्यों हो गई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, मतलब कारण कारण ढूंढ रहे, कोई फेल क्यों हो जाता है ना, ये देख रहे हैं। तो ये थ्योरी फेल क्यों हो गई, इसकी कहानी सुन रहे हैं हम। तो पहले उसको बारे में थोड़ा परिचय लेना पड़ेगा ना, ये कौन था, क्या करता था, कैसे फेल हो गया। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही। फिर आप लोगों ने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि लाइट हो या साउंड हो या कुछ हो, इंटेंसिटी बोले तो एवरेज इंटेंसिटी, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हमारी आंखें तो देख ही नहीं सकती है उस फ्लक्चुएशन को, तो एवरेज इफेक्ट आता है। तो साइन स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा। तो जिसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं वो एक्चुअल में एवरेज इंटेंसिटी होती है, जिसकी वैल्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी इंटू ई नॉट स्क्वायर। मैक्सवेल की सहायता से, है ना, मैक्सवेल की सहायता से और हर्ट्ज की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, और जिन्होंने यंग के प्रैक्टिकल से पूरे कॉन्फिडेंस में थे, वे वाले पूरा अच्छा खासा थ्योरी बना लिया कि देखो लाइट ऐसी है, ऐसी इक्वेशन है, ऐसी इंटेंसिटी है, ये फॉर्मूला है। अब अपन ने थ्योरी जान ली कि लाइट वेव थ्योरी क्या कहती है। तो जिसमें भी लाइट पैदा होती है, जैसे अपन कह रहे ट्यूबलाइट में पैदा हो रही, तो इसके अंदर इसके कुछ आयन्स हैं जो कि प्लस माइनस के हो रहे हैं, उनके ऑसिलेशन की वजह से लाइट पैदा हो रही। फिलामेंट में भी इसको इतना गर्म करना पड़ता है कि उसके चार्ज ऑसिलेट करेंगे तो ये लाइट विजिबल पैदा होती है। तो ऐसे करके अगर आग लगती है, मोमबत्ती, दीपक, लालटेन, इन सब में भी लाइट इसी तरह से पैदा होती है। वहां पर एक प्रोसेस हो रही है जो चार्ज पार्टिकल के ऑसिलेशन से आ रही है। तो जहां जहां भी लाइट पैदा होती है वो अंदर चार्ज ऑसिलेट करता है। तो इसलिए इसके ऑसिलेट करने से होती है, फिर इस तरह की उसकी इक्वेशन है, ये उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का दुर्भाग्य ये है कि इनके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, कहीं से कहीं तक
इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है फॉर्मूले में। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड देखना होगा। अगर आपने ज्यादा इंटेंसिटी वाला बल्ब लिया तो फिर उसमें यह है कि उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, कम इंटेंसिटी के लिए तो एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो वो लाइट को कम ज्यादा होने को यूं समझाते थे कि एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो गया, ऐसे करके वो उनका समझाने का तरीका था। अब उनसे ये कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाओ, तो इन्होंने कहा कि चलो अभी समझाते हैं, ये लो। तो यहां पर क्या था कि एक पॉजिटिव चार्ज था और मेटल प्रदेश, मेटल क्षेत्र में गलियों में घूम रहा था एक आजाद इलेक्ट्रॉन, जो कह रहा था कि मैं आजाद हूं, मैं नहीं रहता किसी घर में, ऐसे घूम रहा था। तो इस पॉजिटिव चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाया। तो हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ने जाल बिछाया, प्लस से शुरू हुआ, माइनस। तो संसार में ऐसे हर प्लस माइनस से जुड़ा होगा। फिर क्या हुआ कि ये चार्ज अपनी जगह से ऐसे हिलने लगा, तो ये चार्ज ऐसे हिलने लगा जैसे बंदर को बांध के नचाएंगे, है ना। तो इस प्लस के चार्ज ने ऐसे ऑसिलेट कर करके उस माइनस के चार्ज को एनर्जी दिया। अब अपन वेव चैप्टर में पढ़ते हैं कि कितना जूल पर सेकंड यहां से क्रॉस कर रहा है, कि इतना जूल पर सेकंड इसमें जा रहा है। तो इसमें यह कहा गया कि इस इलेक्ट्रॉन को जो मिल रही है इंटेंसिटी इंटू इफेक्टिव एरिया, सामने आने वाला एरिया, इतना जूल पर सेकंड इसके पास जा रहा है, इंटू टाइम इतना सेकंड, तो टोटल इतना एनर्जी जा रहा है, बराबर वर्क फंक्शन। जब ये एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा तब ये बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले वेव वालों ने बोला कि हम बता रहे हैं, सुनो जरा, कि इतनी देर में इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो लोगों ने पूछा जरा कैलकुलेट भी तो करके बताओ कितनी देर में आएगा। तो फिर उन्होंने बोला ये तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी का वैल्यू तो फिर बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ले लीजिए आप। अब एटम का साइज जो था, अगर अपन एटम के साइज के हिसाब से एक एटम से दूसरे एटम के बीच का गैप 10⁻⁻10 ले लेते हैं, तो उसका एरिया ले लेते हैं। तो इफेक्टिव एरिया 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर, लगभग 10⁻⁻20 हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसमें टाइम कैलकुलेट करो जरा क्या आता है इसके लिए। तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव एरिया 10⁻⁻20। अब उन्होंने कहा कि अब इंटेंसिटी भी तो दो, इंटेंसिटी कितनी रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इंटेंसिटी आप 1 ले लो। जब उन्होंने 1 लिया तो ऊपर जाके 10 हो गया। तो इन्होंने कहा 32 सेकंड बाद आएगा। अच्छा, बोले हम आप लाइट डालेंगे 32 सेकंड तक बैठेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर बाहर आएगा। अच्छा, तो फिर बोला कि आधा कर देते हैं, तो बोले 64 सेकंड बाद आएगा। बोले 0.1 कर दे तो, कि और 2 3 घंटे में भी ले आएंगे। अच्छा, कुछ आता पता नहीं कब आएगा। बोले जैसे आप खाना पकाते हो, आंच कम करोगे तो घंटे ज्यादा लगेंगे,
थोड़ा ज्यादा आंच करो, जल्दी खाना पक जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पक के बाहर आता है, मतलब तो सबसे पहले तो यही फेल हो गए। इन्होंने तो कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो दो दो तीन तीन घंटे बाद भी बाहर आ सकता है। लोगों ने कहा, "ये तो पागल बना रहे हो आप, थ्योरी कुछ सही नहीं है ना?" फिर बहुत देर तक सोचा, मैक्सवेल से पूछे, मैक्सवेल ये तो रहे नहीं। अब किससे पूछे हम? तो कुल मिला के वेव थ्योरी वाले जो थे बाद वाले, समझा नहीं पाए। तो फेलियर इसको अपन कहते हैं। पहली समस्या थी टाइम डिले प्रॉब्लम। तो वेव थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कुछ समय लगना चाहिए, और वो समय इंटेंसिटी पर डिपेंड करना चाहिए, जिसकी वैल्यू फ्यू सेकंड से लेकर के घंटों हो सकती है। और ये बात किसी भी प्रैक्टिकल में नहीं आई। एक भी प्रैक्टिकल ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर एक सेकंड भी समय लग गया हो। लोगों ने टाइम नाप के दिया कि 10⁻⁻8 सेकंड में आ रहा है, कि इतना जल्दी आ रहा है, क्या करें भाई? हमारी थ्योरी तो यही बताएगी। हम तो इंटेंसिटी, अच्छा वो कह रहे हैं कि बल्ब की इंटेंसिटी कम ज्यादा कर लेते, तो प्रैक्टिकल कर लिया, लाओ अभी बल्ब लगाते हैं, देखा कम, बहुत कम इंटेंसिटी के डाल रहे हैं तो भी उतना ही टाइम, ज्यादा डाल रहे हैं तो भी वही टाइम, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा था। तो अपन टाइम डिले प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी देयर मस्ट बी सम टाइम डिले which can vary from few seconds to hours and which is not correct as per experiments। ठीक है? तो वेव थ्योरी एक्सपेरिमेंट के खिलाफ बात कर रही थी, खिलाफ बात कर रही थी तो फेल हो गई, है ना? जो सच है वो तो सच है ही ना, आपकी थ्योरी थोड़ी चलेगी, प्रैक्टिकल चलेगा। तो चलो कि ठीक है, टाइम वाली बात नहीं समझ में आ रही, तो उनसे ये पूछा, आप तो ये बता दो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं होता है? तो दूसरी समस्या और आ गई, फिर इसमें और दिक्कत आ गई, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। तो उनके फॉर्मूले में जो एनर्जी चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो आप किसी भी रंग की ले सकते। उनके हिसाब से अगर ई नॉट एम्पलीट्यूड की लाइट पीले कलर की हो या नीले कलर की हो या हरे कलर की, सबकी इंटेंसिटी तो बराबर ही है, फ्रीक्वेंसी से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हर रंग की रोशनी की इंटेंसिटी एक ही होगी अगर उनका एम्पलीट्यूड एक होगा। तो इनके हिसाब से हर तरह की लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वेव थ्योरी वालों ने कहा कि हमारी थ्योरी ये बताती है कि हर फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो भले बताते हो कि ऐसा होता नहीं, है ना, आपकी थ्योरी सही नहीं। तो कुल मिला के इनके पास कोई जवाब नहीं था, इनके फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी नहीं था, तो समझाएंगे कहां से? तो इसलिए वेव थ्योरी जो थी इसमें असफल रही। वेव थ्योरी के असफल होते ही फिर जो लोग होते हैं कि कोई भगवान से प्रार्थना करे कि कोई समझाने वाला आएगा, इंतजार करते हैं। तो फिर 1905 का समय है, 10 साल और बीते, 85 से 95, 95 से 1905 पे पहुंचे। 1905 में आइंस्टीन ने कहा कि मैं समझाता हूं, मेरी बात सुनो। तो आइंस्टीन उस समय एक साधारण से आदमी थे, तो दो चार लोग सुनने आ गए कि बोलो क्या कह रहे हो। तो आइंस्टीन ने उनको समझा दिया। हाँ, तो सब लोगों ने कहा, यार बढ़िया आदमी है, समझ में आ रहा है। बाकी दुनिया वालों को पता ही नहीं, है ना? कहने का मतलब है कि आइंस्टीन ने अपनी तरफ से पेपर पब्लिश किया, तो वो जो लोग पेपर पढ़ते हैं
उन लोगों ने पढ़ लिया, उन्हें समझ में आया, ठीक है, ओके, यू कैन गो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइंस्टीन ने 1905 में 3 थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये वाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी, और तीसरी उन्होंने ब्राउनियन मोशन जो होता है उसके बारे में, यानी एटम्स होते हैं इस बात को साबित करने वाला पहला प्रैक्टिकल थ्योरी दिया, कि एटम को जो साबित करता है, कि लोग भरोसा नहीं करते एटम होता भी कि नहीं होता, तो उसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन करने वाला थ्योरी दिया। टाइम इज रिलेटिव क्वांटिटी, इसका थ्योरी दिया। एक्चुअली जब आइंस्टीन आए थे ना तब बहुत सारी चीजें उलझ गई थी। एक तो ये वाला चीज उलझा पड़ा था, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी मैक्सवेल तो बता के चले गए। अब उसके बाद समस्या क्या हुई, फ्रेम चेंज करने में समस्या आ रही थी। फ्रेम चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में बदल रहा था और नियम में दिक्कत आ रही थी। अगर वी वेलोसिटी से चलते हैं तो पहले तो ये होता था कि जिसका एक्सेलरेशन 0 है वो सारी फ्रेम एक जैसी है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में फर्क पड़ रहा था कि जिसकी वेलोसिटी 0 है और जिसके पास वेलोसिटी भी है उनमें भी अंतर आ रहा था, फॉर्मूले सेटल नहीं हो पा रहे थे। तो लोग उलझ रहे थे कि गड़बड़ हो रही, कैसे करें। तो एक दो कुछ ज्यादा तेज दिमाग के लोग थे, उन्होंने कहा कि मैंने मैथ्स के थ्रू बताता हूं कि अगर अपन ऐसा कर लें कि लेंथ को ना का नया फॉर्मूला निकाल लें, कि लेंथ जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट फॉर्मूला बना दें, तो फिर फॉर्मूला सेटल हो जाएगा। ऐसे कई चीजें बना दी उन्होंने, पर जब उनसे पूछा गया, लॉरेंट्स ने किया था ये, तो लॉरेंट्स से पूछा गया कि लॉरेंट्स ने बताया कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी फ्रेम से इंडिपेंडेंट है। तो फ्रेम डिपेंडेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, इस पे लॉरेंट्स ने काम किया, फॉर्मूले और में बना के दिए। पर जब उनसे पूछा गया कि क्या वाकई में लेंथ चलने फिरने से चेंज हो जाती, मैंने ऐसा कहाँ कहा, है ना। मैं तो कह रहा हूं कि आपकी थ्योरी सेटल हो करना चाहते हो, अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो ऐसा कर लो, तो आंसर बढ़ जाएगा। तो बोले बढ़ाने, फिर मतलब ऐसा होता है कि बढ़ाए ना बढ़ाए, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा, बस ऐसा करोगे तो आंसर बढ़ जाएगा, ये गणित से बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे लोग इंतजार करेंगे, क्या कर रखा है, थ्योरी सारी उलझी पड़ी, इधर ही उलझ रही है, इधर उलझ रही है। माइकलसन एंड मोरले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ईथर की थ्योरी में, वेव की थ्योरी में ईथर नामक द्रव्य की बात कर रहे थे। तो सब लोग इसी बात से परेशान थे कि वेव, अगर लाइट अगर वेव है तो वाकई में कोई मीडियम होता होगा। तो प्राचीन समय से, बचपन से लोग सुन रहे थे कि ईथर है, इस संसार में एक द्रव्य भरा है। तो फिर माइकलसन ने ये सोचा, चलो मैं पता करता हूँ कि ईथर है भी कि नहीं। तो उसने ये सोचा कि जैसे अगर हवा है तो हम दौड़ते हैं तो हमारे बाल पे पता लगता है ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर पृथ्वी पृथ्वी जो है काफी तेज चल रही है, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर अपन सिर्फ सन के अबाउट देखें, तो सन के हिसाब, सन के रेस्पेक्ट को देखें तो पृथ्वी की वेलोसिटी है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, ये तो काफी तेज वेलोसिटी है। तो उसके हिसाब से अगर हम ईथर में चल रहे होंगे तो उससे फिर है ना अपन को पता लग जाना चाहिए। तो माइकलसन मोरले ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक तो सामने से लाइट आए और एक इधर से अपोजिट से लाइट आए, तो ईथर के अंदर फर्क पड़ना चाहिए, लाइट की स्पीड में अंतर आना चाहिए अगर वो ईथर में आ रही थी। पर बार बार प्रैक्टिकल किया, पर आंसर में डिफरेंस नहीं आया कि लाइट की स्पीड तो सेम आ रही, यानी कोई चीज रुकी हुई है तो भी सी है, दौड़ के नाप रहे तो भी सी आ रही थी। ये उनको पच नहीं रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, सामने से अगर कोई दो चीजें जोड़े तो V1 + V2 होगा ना, तो V1 + V2 आ नहीं रहा था, सिर्फ सी के बराबर आ रहा था। तो इसके लिए उन्होंने अपना सारा संपत्ति कुर्बान कर दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रहस्य इंटरेस्ट आ रहा है कि यार इस प्रैक्टिकल को करना है, कितने पैसे लग रहे हैं, कि 5 लाख रुपए लगेंगे, है नहीं क्या करूं, तो ये घर भेज देता हूं, मैं तो किराए पर रह लूंगा, यूं करके घर बेच के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, संपत्ति जो थी जमा करके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। फिर माइकलसन के पैसे डूबने लगे तो फिर दोस्त मिला लेते हैं किसी को, मोरले तुम आ जाओ, अपन मिलकर करते हैं। दोनों मिलके अनेक बार प्रैक्टिकल किया, फाइनली उनका आंसर
जैसे कहते हैं ना कि जो हम आंसर चाह रहे थे वो नहीं आ रहा था। ऐसे करके ये जो 1880 से लेकर के 1900 तक का जो समय था ना, ऐसे उलझन बना था। सब लोग कुछ करना चाह रहे थे, कुछ ढंग से रहा नहीं था, उलझे पड़े थे कि कोई हमें मार्गदर्शक मिले। तो आइंस्टीन ने कहा मैं समझा रहा, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। मैं बताता हूं इमेजिन करके। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे इमेजिन करो कि लाइट पार्टिकल है, ऐसे इमेजिन करो कि लेंथ चेंज हो रहा है, सब समझ में आएगा। लाइट की स्पीड फिक्स है। तो कुल मिला के आइंस्टीन ने कुछ भी खोजा नहीं, खोजा पहले से पड़ा था, सब उलझे पड़े थे। तो उन्होंने कहा मैं समझा रहा हूं, मेरी बात सुन लो। फिर उन्होंने सब समझा दिया, सारी थ्योरी जो थी ना उलझी पड़ी थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझा दिया, उधर से ये वाली थ्योरी उलझी हुई थी उसको भी सही कर दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। पर बताए उस समय जब उन्होंने बताया तो साधारण आदमी थे, दो चार दोस्त लोग जानते थे कि बढ़िया तेज लड़का है ये, है तो तेज, कोई जानता नहीं। फिर आइंस्टीन ने जब 1905 में बताया ना, समय बीतता गया, फिर उनके दोस्त ने कहा कि तुमने स्पेशल थ्योरी बनाया। जैसे ही 1905 में एक दोस्त को बताया ना उसने कि देख मैंने ऐसी थ्योरी बनाया, ये बहुत बढ़िया है, सब तो समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, एकदम सही बोल रहा है तू। फिर उसके बाद बोला कि जनरल थ्योरी बनाना, स्पेशली क्यों बनाए? ठीक है मैं बनाता हूँ। फिर आइंस्टीन लग गए जनरल थ्योरी, खाना पीना छोड़ के, जैसे बाल उलझे पुलझे रहते थे, दिन भर ऐसे करते 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 10 साल तक थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन क्रिएट किया। 10 साल बाद दोस्त को बुलाया, सुना दोस्त मैंने जनरल थ्योरी बनाया, मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर करना। तो उसने, जो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी का एक क्वेश्चन फ्रेम किया, दोस्त से पूछा। दोस्त ने कहा कि मेरे को 3 महीने का समय दो सॉल्व करने के लिए। मतलब पहले 3 महीने नहीं बोला, मुझे कुछ समय दो ऐसा बोला। आइंस्टीन को तो 10 साल लगे। आइंस्टीन मुस्कुराए, ठीक है ले लो कुछ समय। तो 3 महीने में सॉल्यूशन लेके आ गए। आइंस्टीन का माथा भरना कि मैंने कहा, अरे मैं तो पता नहीं क्या क्या सॉल्व किया, इतना दिन लगाया, तुम 3 महीने में लाए, तुम तो कुछ और ही करके ले आए। तो जो उनके मित्र ने जो थ्योरी बनाया ना, उससे पूरी मैकेनिक्स रिवाइज हो गई। आगे इंजीनियरिंग में नए तरह से मैकेनिक्स सॉल्व करना सिखाते। तो कहने का मतलब था कि पूरी फिजिक्स का एक नया चैप्टर ऐड करवा दिया उन्होंने, आइंस्टीन के सवाल का जवाब देने वाले। इधर आइंस्टीन ने कहा कि देखो मैंने तो कुछ और ही थोड़ा सा डिफरेंट है तुमसे, तुमने जो आंसर दिया इससे कुछ और नया खोज लिया, मेरी बात दूसरी है थोड़ी सी। फिर 1920 में आइंस्टीन ने यह कहा कि न्यूटन की थ्योरी गलत है, मेरी थ्योरी सही है। और इस बात को प्रूव करना चाहते तो कल चेक कर लेना, सूर्य ग्रहण का दिन था और उन्होंने दावा किया। तो वो जवान से व्यक्ति थे उस टाइम और लोगों ने कहा कौन बोल रहा है, पर लोगों ने सुना उस बात को कि चलो कल ही पता लग जाएगा सूर्य ग्रहण में क्या जा रहा है। तो उन्होंने कुछ पॉइंट का अंतर था। तो उनका ये कहना था कि सूरज की वजह से लाइट बेंड होती। तो उन्होंने न्यूटन के ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से लाइट कितने एंगल से बेंड होगी उसका कैलकुलेशन बताया। और उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बनाया है, उसके हिसाब से कितने एंगल से बेंड होगी ये है। तो उसमें सिर्फ पॉइंटों का फर्क था। तो अगर इतना आया तो न्यूटन सही, और इतना आया तो मेरा सही। कल देखते हैं क्या होता है। अगले दिन जब वो हुआ प्रैक्टिकल, तो पता लगा कि आइंस्टीन का आंसर सही आ रहा है। तो आइंस्टीन का आंसर सही आ रहा, तो एकदम आइंस्टीन चमकने लग गए कि वाह ये कौन आ गया जिसने न्यूटन को ही पलट दिया, कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है ही नहीं। फिर आइंस्टीन ने बोला कि मैं तो और भी कुछ कहता हूं। उन्होंने अपनी थ्योरी से बताया कि जो हमारा प्लेनेट है बुध ग्रह, मरकरी, ऐसे मरकरी ऐसे घूमता रहता है, उसकी ऑर्बिट भी घूमेगी। ऐसे जो सर्कुलर मोशन की जो ऑर्बिटर है, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो वो जो इलिप्स है वो धीरे 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 घूमेगा मेरी थ्योरी के हिसाब से। उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया ना, फिर के चलो चेक करते हैं सही बोल रहे क्या। चेक किया तो घूम रहे, कि अब तक तो किसी का ध्यान नहीं गया।
तो ऐसे करके आइंस्टीन अचानक एक फेमस हो गए। पर उन्होंने जो ग्रेविटेशन की थ्योरी दी कि जरा समझाओ तो सही कैसे होती, तो उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम कर्वेचर है ये, मास की वजह से स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। बोले स्पेस टाइम क्या होता है, क्या कर्व हो गया, एप्पल कैसे गिरा? तो लोगों के नहीं समझ में आए, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सॉल्व करने बैठे। बोले क्या पता, ठीक है, ठीक ही बोल रहा होगा। ऐसे ज्ञानी लोग थे, उनके किसी की समझ नहीं आई। जिनको अवार्ड देना था ना, उन्होंने कहा अभी कुछ बोल नहीं पा रहे, थोड़ा आम पढ़ ले, फिर मानेंगे। और बोले तो फेमस हो गया, कुछ तो प्राइज देना पड़ेगा। फिर लोगों ने सोचा कि इसने कुछ और तो किया होगा। फिर पता लगा कि 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा था इसने, इसका प्राइज दे देते, ये बढ़िया खोज किया था। तो जब प्राइज देने जाते हैं तो पुरानी चीज का भी मिल जाता है। तो आइंस्टीन को प्राइज तो मिला, नोबेल प्राइज दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। दिया तब जब उन्होंने फेमस हो गए। आज का वक्त समाप्त हो गया। फिर अगली क्लास में इस थ्योरी को जानेंगे हम कि इन्होंने कैसे समझाया। ठीक है, होमवर्क करने के लिए अब आपके पास क्या बताइए, एक तो डीपीपी हो गया और एसी का एचसीवी, 8-10 सवाल है, ज्यादा नहीं। ठीक है।